फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोटानिया बाय इंडिपेंडेंट बॉटनिस्ट। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है जेकेएसएसबी के बायोलॉजी सेक्शन में। तो रेस्पिरेशन की अगर मैं दोस्तों बात करूं, न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था? द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, राइट। जो खाना खाया था वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैट और ग्लिसरॉल बने थे। उसमें जो मेजर एनर्जी कंपोनेंट है जो हमें एक्चुअल में एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दैट इज ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन हम ग्लूकोज के कंटेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? जो ग्लूकोज, जो डाइजेशन से एनर्जी का प्रोडक्ट हमें मिला, दैट इज ग्लूकोज, उसमें ऑक्सीडेशन होगी, मतलब उस पे ऑक्सीजन का अटैक होगा और वो क्या करेगा, वो टूट के, वो ऑक्सीडाइज होके क्या रिलीज करेगा? वो रिलीज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो क्या हुआ? आपने नाक के थ्रू ब्रीथ किया, यू ब्रीथ इन, है ना। आपने जैसे इनहेल की हवा, तो उसमें मेजर कंपोनेंट क्या था? ऑक्सीजन थी। जैसे ही ऑक्सीजन, यहां से आप देख लीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा, आई थिंक नाउ यू कैन अंडरस्टैंड ये क्या है। ठीक है, यहां से आपने नेसल कैविटी से इसको नॉस्ट्रल से अंदर लिया हवा को, ये यहां से होते 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 आपके ब्रोंकाई से होते हुए आपके लंग्स में पहुंचे। ठीक है, यहां पे एंड में जाके क्या चीज थी? एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बलून्स टाइप बने हुए थे छोटे छोटे, इनको हमने कह दिया एल्वियोलाई। यहां पे जाके जितनी ऑक्सीजन थी वो इन एल्वियोलाई से कहां चलेगी? इन एल्वियोलाई से वो चलेगी ब्लड में, आपकी बॉडी में आ गई। अब क्या हुआ? अब ये ब्लड कैरी करके ले गया इस सारी ऑक्सीजन को किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल द पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये वहीं जाके टूटते हैं और एटीपी, दैट इज एनर्जी, वहां पे रिलीज होती है और स्टोर रहती है, जहां पे जब उसकी जरूरत होती है उसको वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस या किचन ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अब जब ये सारा का सारा ब्लड डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रियास में चला गया, वहां जाके जितना आपका कार्बोहाइड्रेट पड़ा था, इसने क्या किया? ऑक्सीजन इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गई। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या था? कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में प्रेजेंट थे? ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, इसने इस पे ऑक्सीडेशन किया, इसको तोड़ा और क्या रिलीज किया? ATPs, एनर्जी, एंड क्या रिलीज कर दी? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में गई, यहां से ब्लड से आते हुए वापस से एल्वियोलाइज में आई। इन एल्वियोलाइज में आने के बाद ये बाहर एक्सहेल आउट हो गई। ये समझ में आया आपको मैकेनिज्म? कि अंदर आना O2 का, पूरे लंग्स में से ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में जाना, वहां जाके एल्वियोलाई छोटे छोटे टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। वहां से हवा डिफ्यूज होगी ब्लड में, वो ब्लड जाएगा डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रियाज में। माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर पड़ा हुआ है ग्लूकोज, वहां पे जाके वो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज करेगी, उसको ब्रेक डाउन करेगी और रिलीज क्या करेगी? एनर्जी एंड CO2। अगेन दैट ATP विल सेटल ओवर देयर, वो वेट करेगी जब एनर्जी की जरूरत होगी, वो उसको सेल कंज्यूम करेगा और वो जो CO2 होगी अगेन ब्लड उसको कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कैरी करेगा और वापिस से कहां लेके आएगा? एल्वियोलाइज में। यहां से ये सारी CO2 नाक के रास्ते एक्सहेल आउट हम कर देंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर। ये समझ में आया आपको? रेस्पिरेशन है क्या? जो मैंने आपको ये बताया, दिस इज रेस्पिरेशन। ये समझ में आ गया? नाउ ब्रीदिंग, सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। रेस्पिरेशन, उस ग्लूकोज का टूटना। ये समझ में आ गया? नाउ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितने तरह की रेस्पिरेशन होती है? बेसिकली दो तरह की होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब जो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए, ये आपका ग्लूकोज कहां से बना था? ये ग्लूकोज आपका बना था न्यूट्रिशन में, एब्जॉर्ब हुआ था ब्लड में। ये अब क्या है? इस सेल में, हर सेल में ये ग्लूकोज स्टोर्ड है, पड़ा है। C6H12O6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। नाउ व्हाट विल हैपन? यहां पे आएगी ऑक्सीजन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन कहां आएगी? पहले साइटोप्लाज्म में।
अभी सेल के अंदर है, आप इतना याद रखिए, इतना ही आ सकता है आपको, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स है? C6। ये टूट गया, ये टूट गया, दो इक्वल हिस्सों में इसने दो मॉलिक्यूल्स बनाए, C3 और C3। C3H4O3 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पाइरुवेट। मतलब ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पाइरुवेट्स में टूट गया और इसने क्या किया? C3 प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे C6 था, टूटा, दो इसने C3 के बना दिए और इसको हमने क्या कह दिया? पाइरुवेट। ग्लूकोज किस में चेंज हो गया? पाइरुवेट में। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है वो ब्रेक डाउन होके एटीपी रिलीज करने से पहले पहला स्टेप क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड। ये समझ में आ गया? नाउ व्हाट विल हैपन इन माइटोकॉन्ड्रिया? ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। मैंने आपको कहा कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एनारोबिक एंड एरोबिक। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एनारोबिक। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये कौन सी टाइप है? एनारोबिक। ये ईस्ट में और बैक्टीरिया में होती है। क्या होगा जब पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो व्हाट विल हैपन? वो अल्कोहल बनाएगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपीज। एनर्जी कितने एटीपीज बनाएगा? जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज। ठीक है, ये आपको याद रखना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज बनाएगा। ये समझ में आया? इट इज एनारोबिक। Now again, the second type of anaerobic is when there is oxygen but very less oxygen is present, lack of oxygen, हल्की फुल्की थोड़ी सी ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड और 2 एटीपीज अगेन यहाँ बनाएगा। ये कहाँ बनती है? जब आप बहुत ज्यादा हम एक्सर्शन करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड क्या करता है? हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी की जरूरत होती है लेकिन वो इतनी जल्दी एनर्जी पूरी नहीं हो पाती, तो उस वहां पे ऑक्सीजन इतनी जल्दी ब्रीद इन इनहेल नहीं कर पाते, तो व्हाट हैपेंड? वहां फुल ऑक्सीडेशन नहीं होती। एयरोबिक रेस्पिरेशन की जगह क्या होता है? हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन ही वहां पे हमारे मसल्स में, स्पेशली लेग्स में पहुंच पाती है रनिंग के टाइम। इसलिए वहां पे क्या हो जाता है? उन मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है जो थोड़ी देर के बाद हमें क्रैम्प्स की फॉर्म में फील होता है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू। क्रैम्प्स किस वजह से पड़ते हैं? बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, उसके बाद ये 2 टाइप्स आ गई एनारोबिक की कंडीशंस। नाउ एरोबिक, दिस इज द फुल्ली अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमने वो रिएक्शन पढ़ी, ये एक्चुअल में यहाँ पे फॉलो ऑन करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, मैंने आपको बताया, सेल ने उसको तोड़ा, एटीपी निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स छोड़े, रिलीज करे। तो कितने एटीपीज रिलीज होंगे? 38। कैन यू सी द डिफरेंस? तो दैट इज वाई अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज रिमेंबर एरोबिक रेस्पिरेशन इज मोर एंड मोर एफिशिएंट, क्योंकि ये 38 एटीपीज करता है, ये 2 एटीपीज करते हैं। ये समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, और 2 टाइप्स भी हमने इसकी पढ़ ली। अगर इसका पाथवे देखें तो क्या है? नॉस्ट्रल से होता हुआ आपके नेसल पैसेज से जाएगा, देन नेसल कैविटी आ गई, देन ये आपका फेरिंग्स आ गया, यहाँ पे लैरिंग्स आ गया आपका वॉइस बॉक्स, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? ट्रैकिया आ जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप। देन आपके ये विंड पाइप जाके आपके लंग्स के अंदर चली जाएगी, 2 मोटी पाइप में डिवाइड होगी जिसको हम ब्रोंकाई कहेंगे। उसके बाद ये ब्रोंकाई आगे जाके फिर डिवाइड हो जाएगा जिसको ब्रोंकियोल्स कहेंगे। फाइनली ये छोटे छोटे सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाके इसको एल्वेलाई कहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और ह्यूमंस। नाउ इसका ये जो एक्सटेंशन है, जो इसका सेकंड पार्ट है, वो क्या है? इट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एज सच कुछ उसमें हाईटेक साइंस, रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में अपने न्यूट्रिशन वाले में आपको मैंने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी बताया था, बस उस स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को याद रखिए। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, आपको बस एक चीज याद रखनी है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कि उसके अलग अलग, उसमें एज सच कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सिस्टम या स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके लीव्स अलग से रेस्पायर करते हैं, उसकी स्टेम अलग से रेस्पायर करती है, उसकी रूट्स अलग से रेस्पायर करते हैं। रीजन बीइंग वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, वो अपनी इतनी एनर्जी स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? 3 हिस्सों में डिवाइड कर ले। मैंने आपको बोला लीव्स, देन स्टेम, या जो उसका ट्रंक है अगर कोई बड़ा वुडी ट्री है, एंड देन रूट्स। सबसे पहले लीव्स का ले ले।
एक लीफ बना ले हम यहाँ पे, हमने लीफ बनाया। मैंने आपको क्या कहा, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमाटा कहते हैं जिनको, जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, जितनी भी ऑक्सीजन प्लांट को चाहिए होगी वो इसी स्टोमाटा के थ्रू अंदर आएगी, और जितना CO2 ये रिलीज करेगा वो भी इसी के थ्रू बाहर जाएगा। यस, प्लांट्स डू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तभी कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिन में भी ये प्रोसेस हो रहा होता है, बट एट द सेम टाइम फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है, जो इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन को भी रिलीज करता है, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर रात को पेड़ के नीचे सोओगे तो यू विल फील सफोकेटेड, आपको सफोकेशन फील होगा, क्योंकि उस टाइम पे धूप नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। ओके, ये समझ में आ गया। तो लीव्स के केस में कौन करेगा, स्टोमाटा। स्टोमाटा इज द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स। मेजर स्ट्रक्चर प्लांट्स में लीव स्टोमाटा ही है, बट स्पेसिफिकली लीव्स में क्या है, स्टोमाटा। नाउ स्टेम या ट्रंक में, अगर तो ये स्टेम या ट्रंक ग्रीन कलर की है, टेंड्रिल है, तो यहां पे भी क्या होगा, स्टोमाटा। बट इफ इट्स हार्ड एंड वुडी तो इसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, परमानेंट ओपन यहाँ पे पोर्स रह जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स या लेंटिसल्स आप इनको बोल लो। ठीक है, ये भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहां से भी जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है, रेस्पिरेशन जो है होती है। नाउ द रूट्स, रूट्स में क्या होगा, यहां बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में क्या होती है, एयर स्पेसिस होती हैं, लूजली अटैच होती है। तभी कहते हैं ना, आप अर्थवर्म को देखते हो उसको बोलते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं, वो ह्यूमस का काम भी करता है और एयरेशन करता है, बीच में पूरी मिट्टी को लूज कर देता है। तभी कई बार क्या होता है, फार्मर क्या करता है, अपनी क्रॉप्स को अच्छा रखने के लिए उसकी बार बार गुड़ाई करता है, ताकि वो जो मिट्टी है वो लूज रहे और जितने एयर स्पेसेस है क्रिएट हो जाए, और यहां से वाया डिफ्यूजन जो है, जितनी ऑक्सीजन इसको अंदर चाहिए होती है वो चली जाती है, और जितनी CO2 इसने बाहर निकालनी होती है यहीं से डिफ्यूजन के थ्रू निकाल देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड इन प्लांट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आई एम प्रॉमिसिंग यू, जैसे ही मैं ये लेक्चर्स खत्म करती हूँ, मैं आपके साथ हर एक टॉपिक के डिटेल्ड क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं 10 to 12 क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करूंगी। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू, you will score full marks in biology. Thank you so much.